प्यारे बच्चों, रासायनिक बलगत की अध्याय के पहले भाग में आपने अभिक्रिया की दर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, अभिक्रिया की तार्किक दर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अभिक्रिया की दर R was equal to del x अपॉन del t। अभिक्रिया की तार्किक दर R was equal to dx अपॉन dt। आपने इसके साथ ये भी देखा था कि अभिकारकों की क्रिया करने की दर समय के साथ साथ कम होती है। इसके लिए नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं। अभिकारकों की दर के बजाय उत्पादों की क्रिया करने की दर समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसे पॉजिटिव साइन से यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत आपने पढ़ा था, जिसमें मुख्य फोकस करना है आपको प्रभावी टक्करों और निष्प्रभावी टक्करों पर। प्रभावी टक्करें वह होती हैं जिनके फलस्वरूप कोई क्रिया होती है, निष्प्रभावी टक्कर वह होती हैं जिनके फलस्वरूप कोई क्रिया नहीं होती, अर्थात अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। प्रभावी टक्करें करने के लिए अभिकारक अणुओं के पास ऊर्जा की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा का होना आवश्यक होता है, जिसे अभिक्रिया की देहली ऊर्जा कहते हैं। इसे आपने E-T से रिप्रेजेंट किया था। अभिकारकों की औसत ऊर्जा उनकी देहली ऊर्जा से कम होती है। अभिकारकों की औसत ऊर्जा को आपने E-A से रिप्रेजेंट किया था। इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा के समकक्ष लाने के लिए ऊर्जा की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा अभिकारकों को सप्लाई करनी आवश्यक होती है, जिसे हम अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, जिसे आपने E-A से रिप्रेजेंट किया था। आपको यह भी बताया गया था कि किसी भी अभिक्रिया को संपादित करने के लिए अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तित होना जरूरी है, जिसके लिए अभिकारकों की ऊर्जा को एक निश्चित ऊर्जा स्तर तक ले जाना आवश्यक होता है, जिसके लिए हम उन्हें सक्रिय ऊर्जा देते हैं। अगर किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम होती है तो अभिक्रिया को कम ऊर्जा कम समय में देकर के अभिक्रिया की दर ऐसे अभिक्रिया की दर अधिक होती है। अगर किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है तो अधिक ऊर्जा सप्लाई करने के लिए समय अधिक लगता है और ऐसे अभिक्रियाओं की दर कम होती है। पिछले भाग के कंटेंट का सारांश देखने के पश्चात हम आते हैं इस अध्याय के भाग 2 पर। इस अध्याय के भाग 2 में हम अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की आर्द्रता, इन 2 शीर्षकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स affecting the rate of reaction। इस शीर्षक के अंतर्गत हमको वह कारक देखने हैं जिनके द्वारा अभिक्रिया की दर को प्रभावित किया जा सकता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता या कंसंट्रेशन। आपने रासायनिक साम्यावस्था में किसी अभिक्रिया A प्लस
बी रो सी प्लस डी की दर को प्रदर्शित करने का तरीका देखा था। अगर इस क्रिया की दर अगर आर है तो दिस कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ध्यान रहे कि यहाँ पर ये ए और बी की सांद्रता जो है इनकी मोलर सांद्रताएं हैं, इनका शक्ति द्रव्यमान है। आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यू कैन से दैट dx upon dt of this reaction, this is rate of reaction, is equal to k into concentration of A into concentration of B, or this can be written as dx upon dt is directly proportional to concentration of A into concentration of B. You can write this also as dx upon dt is proportional to concentration of A as well as concentration of B. यह समीकरण आपको बताता है कि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। अभिकारकों की सांद्रता, ये सांद्रता मोलर सांद्रता है, एंड मोलर कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर अभिकारकों की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी। अभिकारकों की सांद्रता अधिक तब होती है जब अभिकारक मोलर संख्या ज़्यादा होती है। अभिकारक मोलर संख्या अधिक होने से अभिकारक अणुओं संख्या अधिक होती है। अधिक अभिकारक अनुपात में होने से उनके बीच में टक्करें ज़्यादा होती हैं, प्रभावित टक्करें ज़्यादा होती हैं, और प्रभावित टक्करों की संख्या अधिक होने से अधिक अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने की दर बढ़ती है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बढ़ता है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला एक कारक है अभिकारकों की सांद्रता। सारांश यह है, इसका कंक्लूजन यह है कि अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है ताप। ताप या टेम्परेचर। अभिकारक की ऊर्जा ताप बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, और अभिकारक की ऊर्जा बढ़ने से अधिक अभिकारक अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, जिससे अधिक टक्करें, प्रभावित टक्करें होती हैं, जिससे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तित होने की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के पश्चात अभिकारक का ताप अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके लिए एक आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण का उल्लेख यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसे हम लिखते हैं K इज इक्वल टू A इंटू ई पावर माइनस EA अपॉन RT, where K is velocity constant, वेग स्थिरांक, जिसे आपने विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहा था। जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो उस समय प्राप्त अभिक्रिया दर ही विशिष्ट अभिक्रिया दर या वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाती है। दिस के आल्सो रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए स्पेशल कंडीशन। ए इज arbitrary constant, A is arbitrary constant, यादृच्छिक नियतांक, स्वैच्छिक नियतांक, depend upon the nature of reactant. This depends upon the nature of reactant. यानी एक निश्चित क्रिया के लिए अभिकारक निश्चित होंगे, अभिकारकों की प्रकृति निश्चित होगी,
तो उस निश्चित प्रक्रिया के लिए ए का मान भी सदैव निश्चित आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। ई ए, यू नो दैट ई ए इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। E is energy of activation, R is gas constant, which is equal to 0.0821 liter वायुमंडल per degree Kelvin per mole। इसके अन्य सिस्टमों में अन्य मान भी हैं। INT is temperature of reaction at absolute temperature scale। ये आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस का समीकरण आर्हेनियस समीकरण आर्हेनियस इक्वेशन, इसका लॉगरिथमिक रूप हम लिख सकते हैं। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है ये, दोनों पक्षों का एक्सपोनेंशियल बेस पर लॉग ले लिया जाए तो हो जाएगा लॉग के बेस ई इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई प्लस लॉग ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बेस ई। इसको सरल करने पर क्रमशः हमको इसके दूसरे रूप मिलते चले जाएंगे। लॉग के बेसिक इसको एलएन के भी ले सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल बेस किसी भी राशि का अगर एक्सपोनेंशियल बेस हो तो उसे एलएन लिखा जा सकता है। दिस कैन बी रिटन एज एलएन के इज इक्वल टू एलएन ए प्लस एलएन ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको थोड़ा सा और सरल किया जाए और एलएन के इज इक्वल टू एलएन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी एलएन ई। एलएन ई मतलब लॉग ई बेस ई। आपको पता है किसी भी संख्या का उसी के आधार पर लगभग एक के बराबर होता है, यूनिट होता है। तो दिस कैन बी रिटन नाउ एज ln k is equal to ln a minus e a अपॉन आर टी। अगर हम इसका बेस चेंज करें एक्सपोनेंशियल बेस के बजाय अगर हम यहाँ पर बेस 10 लें जिसमें तमाम अंकों के लघुवर्ती मान निकाल करके सारणी रूप में सारणीबद्ध किए गए हैं, बेस ई के बजाय बेस 10 लेते हैं तो एक कन्वर्जन फैक्टर परिवर्तन गुणांक का गुणा करते हैं 2.303। दिस कैन बी रिटन एज 2.303 log k बेस 10 इज इक्वल टू 2.303 log a बेस 10 minus e a upon r t, or this can be written as log k base 10 is equal to log a
बेस 10 माइनस ई ए अपॉन 2.303 into RT. This is the exponential. Lagat sir. This equation can be again written as log k base 10 is equal to log a base 10 minus EA upon 2.303 into RT. This equation number 2 is the logarithmic form. Logarithmic form of Arrhenius equation. इस समीकरण साधा से बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो अभिक्रिया के वेग का प्रतिनिधित्व करता है वो सीधे अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है. According to this equation, we can easily explain that log k base 10 is directly proportional to minus 1 upon t. अगर हम एक ग्राफ खींचें अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की लॉगरिथम log k बेस 10 और 1 upon t के बीच में एक ग्राफ खींचे तो हमको कुछ इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो बताती है कि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करती है. जैसे जैसे किसी भी अभिक्रिया में ताप बढ़ाते जाएंगे अभिकारकों का ताप बढ़ाएंगे तो क्रिया करने की दर बढ़ती जाएगी, चाहे वह ऊष्माक्षेपी क्रिया हो चाहे वह ऊष्मावशोषी क्रिया हो. इस अभिक्रिया को इस रिएक्शन को समीकरण नंबर 2 को हम एक और रूप में लिख सकते हैं. जैसा कि हम देख रहे हैं कि ताप परिवर्तित होने के साथ साथ वेग स्थिरांक भी परिवर्तित हो जाता है. तो यदि ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 तथा ताप T2 पर वेग स्थिरांक का मान K2 हो तो नए आरएनएस इक्वेशन प्राप्त किए जा सकते हैं. log K1 बेस 10 इज इक्वल टू log A बेस 10 माइनस EA upon 2.303 into RT1. Suppose that this is equation number 3 as well as log K2 base 10 is equal to log A base 10 minus EA upon 2.303 into RT2. Suppose that this is equation number 4. On subtracting equation number 4 minus equation number 3 from equation number 4 minus equation number 3, we have now log K2 minus log K1, log K2 base 10 minus log K1 base 10 is equal to log A base 10 माइनस log A base 10. चूंकि अभिक्रिया एक ही है अभिकारक एक ही है तो अभिकारक की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन न होने से एक ही अभिक्रिया के लिए एक मान नियत रहेगा. एक ही अभिक्रिया के लिए एक मान नियत होने से log A base 10 में से log A base 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R. ये पूरे दोनों ही पदों में कॉमन है. इसको अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन T2
चूंकि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये चूंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा ऑलरेडी, माइनस कॉमन लेने पर यह माइनस हो जाएगा, -1/T1 और माइनस में गुणा कर देने पर log K1 माइनस log K2 ये बराबर हो जाएगा EA/2.303 into R 1/T1 minus 1/T2. Log K1 minus log K2 can be written as log K1 upon K2 base 10, and this will be equal to EA/2.303 into R T2 minus T1 upon T1 T2. यदि किसी अभिक्रिया के विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांक मालूम रहे, गैस स्थिरांक कांस्टेंट रूप में हमको मालूम है, तो उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना यहाँ पर K1 K2 T1 T2 और R के मानों को रखने पर की जा सकती है। सक्रियण ऊर्जा गणना यहाँ से कर सकते हैं और यह अभिक्रिया किसी अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता बताती है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक भी है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट। उत्प्रेरक के बारे में आपको पता है कि यह वह बाह्य पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। किसी अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करने वाले बाह्य पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे A+B, ये उत्पाद बनाता है AB। This is the reaction in absence of any catalyst, and A+B in presence of C gives you AB. Then this is the reaction in presence of catalyst, here C any catalyst. ये उत्प्रेरक की अनुपस्थित में होने वाली क्रिया है, यह उत्प्रेरक की उपस्थित होने वाली क्रिया है। और उत्प्रेरकों के माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार अभिकारक सर्वप्रथम उत्प्रेरक से क्रिया करता है, एक माध्यमिक यौगिक बनाता है और यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है तथा उत्प्रेरक पुनः अपनी मूल मात्रा और मूल रासायनिक संगठन में पृथक हो जाता है। इस प्रकार से उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में एक प्रकार की क्रिया होती है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में दूसरे प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अगर अभिकारकों की अगर अभिकारक परिवर्तित होंगे, अभिकारकों की प्रवृत्ति चेंज होगी, तो इन अभिक्रियाओं के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे। इन अभिक्रियाओं की अलग अलग ताप पर क्रिया करने की दरें भी अलग अलग होगी। अलग अलग क्रियाओं के होने से इनके देहली ऊर्जा के मान अलग अलग होंगे, इनके सक्रियण ऊर्जा के मान अलग अलग होंगे और यह परिवर्तन ही किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है जिसमें कैटलिस्ट उपस्थित आते हैं। इनको अगर एक ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करें, दो ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। एक ग्राफ ऊष्माक्षेपी क्रिया के लिए और दूसरा ग्राफ ऊष्मा अवशोषी क्रिया के लिए। यदि किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की औसत ऊर्जा EA, देहली ऊर्जा ET इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और
उत्पाद की ऊर्जा EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिटेंस, एनर्जी ऑफ रिटेंस ER, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स EP, देहली ऊर्जा ET। अगर इनको मिला दिया जाए तो इस अभिक्रिया का एक ग्राफ प्राप्त होता है इस प्रकार से। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि उत्पाद प्राप्त होने के लिए सराउंडिंग से, परिवेश से कुछ ऊष्मा इसने अवशोषित किया है और यह ऊष्मा अवशोषित क्रिया होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसके विपरीत अगर ये अभिकारक ऊर्जा दूसरी क्रिया के लिए, ये देहली ऊर्जा सपोज दैट ET और ये उत्पाद की ऊर्जा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। क्योंकि यहां पर उत्पाद की ऊर्जा कम है, अभिकारक ऊर्जा अधिक थी, तो इस अभिक्रिया संपन्न होने पर कुछ ऊर्जा परिवेश से मिली होगी। यहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, इसलिए है ऊष्मा क्षेपी क्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों ही अभिक्रियाओं में ये तीर के निशान से जो लेवल दिखा रहे हैं, जो स्तर दिखा रहे हैं, वह स्तर है अभिक्रिया की देहली ऊर्जा और अभिकारकों की औसत ऊर्जा के अंतर का। अभिकारकों की औसत ऊर्जा कम है, देहली ऊर्जा स्तर अधिक है। इनकी ऊर्जा को देहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा की सप्लाई करते हैं। सक्रियण ऊर्जा देने पर ही अभिकारक ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो पाएगी, तभी प्रभावी टक्कर होगी, तभी उत्पाद प्राप्त होगा। इस ग्राफ में भी इस स्थिति को दर्शा दें। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में जो गैप है वही इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है। दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये तब हुआ है जब A+B चेंज होता है AB प्लस माइनस क्यू करें, और यहां पर A+B एरो AB प्लस क्यू करेंगे। ये ऊष्मा क्षेपी क्रिया के लिए, यह ऊष्मा अवशोषण क्रिया के लिए। कैटलिस्ट का प्रवेश जब होता है अभिक्रिया पात्र में, तो कैटलिस्ट किसी भी अभिक्रिया, चाहे वो ऊष्मा अवशोषी क्रिया हो, चाहे वो ऊष्मा क्षेपी क्रिया हो, उसके देहली ऊर्जा स्तर को घटा देता है या बढ़ा देता है। दोनों क्रिया में दोनों चीजें होती हैं। सपोज दैट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट A+B in presence of C arrow AB, this is new threshold energy level ET dash or ET double dash। ग्राफ कुछ प्रकार से प्रवर्तित होंगे। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल कम हुई है तो आपको नया ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल बढ़ी है तो नया ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक यही पैटर्न आपको यहां भी मिलेगा। सपोज दैट फॉर A+B एरो AB इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट
अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल मूल एनर्जी लेवल से कम प्राप्त होती है तो इस ग्राफ आपको इस प्रकार से मिलेगा, और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल बढ़ गई तो ग्राफ आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल घट जाती है तो अभिकारकों की ऊर्जा को दैनिक ऊर्जा के बराबर करने के लिए सप्लाई की जाने वाली सक्रिय ऊर्जा का मान भी घट जाता है। सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाने से आपको कम ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ेगी अभिक्रिया को संपादित करने के लिए, और कम ऊर्जा सप्लाई करने में लगने वाला समय भी कम हो जाता है, क्योंकि अभिक्रिया की दर R=dx/dt। यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल कम हो जाती है, सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है, तो उस कम ऊर्जा को सप्लाई करने में समय कम लगेगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, और इस अवस्था में यह आपका कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। अगर पहला ग्राफ है तो दिस ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, as well as here also graph number 1, graph number 2 and graph number 3. Graph number 1 is in presence of catalyst, in presence of positive catalyst. Graph number 2 in absence of catalyst. Graph number 3 is for in presence of negative catalyst. इस प्रकार से पॉजिटिव कैटलिस्ट किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा के मान को अधिक करके अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, चाहे वो ऊष्माक्षेपी क्रिया हो चाहे वो ऊष्मावशोषी क्रिया हो। प्रगति की अध्याय के भाग 2 में आपने अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले मुख्य 3 कारक आपको बताए गए। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला पहला कारक अभिकारकों की सांद्रता। आपने देखा कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या बढ़ती है, अभिकारकों के बीच में होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक ताप, जिसे आपने आर्हेनियस समीकरण की सहायता से समझने की कोशिश किया था। आपने ये देखा था कि कोई भी अभिक्रिया, चाहे ऊष्मावशोषी अभिक्रिया हो चाहे ऊष्माक्षेपी क्रिया हो, ताप बढ़ाने से अभिकारकों की ऊर्जा बढ़ती है। अधिक अभिकारकों की ऊर्जा दहली ऊर्जा के स्तर के पार जाती है, जिससे कि अधिक प्रभावित टक्करें होती हैं। इसके फलस्वरूप उत्पाद के बनने की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक के बारे में हमने आपको बताया, उत्प्रेरक कैटलिस्ट, जो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वह होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट वह होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट वास्तव में वह बाह्य पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया की थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल घट जाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल घटने से अभिकारों की औसत ऊर्जा और दहली ऊर्जा के बीच का गैप कम हो जाता है। अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। कम सक्रिय ऊर्जा सप्लाई करने में समय कम लगता है, जिससे अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, और यह उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। वह उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को बढ़ा देते हैं,
थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल बढ़ाने से अभिकारकों की औसत ऊर्जा को देहली ऊर्जा स्तर तक ले जाने में सेकेंड ऊर्जा अधिक लगती है। अधिक सेकेंड ऊर्जा सप्लाई करने में समय अधिक लगने से अपक्रिया दर घट जाती है। ये ग्राफ ऊष्मा शोषित क्रिया के लिए था, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए था। ठीक इसी प्रकार से ऊष्मा क्षेपी क्रिया के लिए भी आपने देखा अभिकारकों की ऊर्जा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर एक नॉर्मल लेवल पर है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट तो ये सेकेंड ऊर्जा है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट की उपस्थिति में अपक्रिया हो, पॉजिटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को घटा देता है जिससे कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट की उपस्थिति में सेकेंड ऊर्जा कम सप्लाई करनी पड़ती है, समय कम लगने से अपक्रिया दर बढ़ जाती है। जबकि इसके विपरीत ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब यह क्रिया होती है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। अभिकारक ऊर्जा को देहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए सेकेंड ऊर्जा का अधिक मान सप्लाई करना पड़ता है। अधिक सेकेंड ऊर्जा सप्लाई करने में समय अधिक लगने से अपक्रिया दर घट जाती है। इस वीडियो के इस अध्याय के तृतीय भाग में अब हम अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोट के बारे में अध्ययन करेंगे।